एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड इट इज पार्ट 4। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा विल द लैंड सस्टेन। तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएंगे? यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेन। तो इसका मतलब है हम किसी चीज को बरकरार बना के रख रहे हैं और उसको थोड़ा सा अच्छा भी रख रहे हैं, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो बना के रख रहे हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। देखो, जमीन एक हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। किसी ने, इंसान ने तो बनाई नहीं है, हमें कुदरत ने दी है। हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सावधानी के साथ इसका यूज करना चाहिए, है ना। वेस्ट नहीं करना चाहिए जमीन को। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. तो एक रिपोर्ट आई थी, साइंटिफिक रिपोर्ट है, उसने ये बताया है कि जो आजकल हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करते हैं उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका ओवर यूज हो रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनका यूज़ किया जा रहा है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और बहुत सारे रीजन में ऐसा माना जा रहा है कि जो ये सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, मतलब पहले ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती थी, अब कम उपजाऊ है, उसकी फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। तो इट इज़ ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या कर दिया है, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा कर दिया है। और देखो, केमिकल्स आपको कितना भी फायदा करते हैं, कहीं ना कहीं उनका साइड इफेक्ट होता ही है। सिमिलरली हम दवाइयाँ खाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपनी एक बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हम रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट दिखेगा, हमें कोई और बीमारी हो जाएगी उन दवाइयों की वजह से, बिकॉज ये केमिकल्स हैं, ये कभी भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to the depletion of water table. और तो और आजकल क्या हो गया, लोग बाग हर एक ने अपने खेत में अपना पर्सनल ट्यूबवेल लगा लिया है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत खराब हो गया, जिसकी वजह से वाटर लेवल डिस्टर्ब हो गई है और कम होती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है। क्योंकि जब खुद का पानी होता है, खुद का खेत है, खुद का कुआं है या खुद का ट्यूबवेल है, तो इंसान अंधाधुंध पानी यूज करता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहती है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। देखो, वैसे तो ये रिन्यू हो जाती हैं चीज़ें, जैसे पानी वगैरह है, लेकिन इनको रिन्यू होने में, दोबारा आने में बहुत साल लग जाते हैं और हम उतने साल वेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको हमें बहुत ही ज़्यादा आराम से यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही वेस्ट करना चाहिए। Once destroyed, it is very difficult to restore them. एक बार अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा इनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए we must take care of the environment to ensure future development of agriculture. इसलिए अगर हमें ज़्यादा डेवलपमेंट करना है किसी भी सेक्टर में, अगर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि हर सेक्टर का जो बेस है वो एग्रीकल्चर ही है, रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, इवन हम खुद भी जिंदा एग्रीकल्चर की वजह से, वरना खाएंगे पिएंगे क्या। तो उसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for long. देखो, फर्टिलाइजर्स से क्या होता है कि उस जब डाला उसी टाइम वो फ़ायदा देते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा मिट्टी में वो मिलेंगे ही चीज़ें हमें। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। वो सॉइल से निकलते हुए कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड वाटर में और रिवर्स में, लेक्स में, वहाँ जाके पानी को ख़राब करते हैं, क्योंकि है तो केमिकल्स। फिर उस पानी को जब लोग पीते हैं तो उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means sometime after their use, the soil will be less fertile than ever before. तो क्या होता है, कई बार ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो कई बार सॉइल को फ़ायदा देते हैं, उन्हीं बैक्टीरियाज को ये किल कर देते हैं, बिकॉज ये केमिकल्स हैं,
तो और ज़्यादा जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, सॉइल की खराब हो जाती है। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा केमिकल कंजप्शन होता है पूरी कंट्री में, केमिकल फर्टिलाइजर्स के टर्म्स में। The continuous use of chemical fertilizer has led to degradation of soil health। जो सॉइल है उसकी हेल्थ खराब होती जा रही है, वो डिग्रेड होती जा रही है। Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level। अब क्या हुआ, उनकी सॉइल खराब हो गई है तो अब उन्हें और ज़्यादा फर्टिलाइजर लगाना पड़ रहा है, और ज़्यादा टेक्निक्स लगानी पड़ रही है ताकि जैसा पहला प्रोडक्शन आ रहा था उनका वैसा ही आए। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। और इससे हमें पता चलता है कि अब जो कल्टीवेशन मतलब कोई भी आपको फसल उगानी है तो उसके लिए जो लागत लगती है ना वो बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो सब पैसे से आ रही है, तो अब कल्टीवेशन की जो कॉस्ट हो गई है वो बढ़ती जा रही है। तो टॉपिक आता है अब जो नेक्स्ट है हमारा, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो ये जो ज़मीन है इसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है जो गांव के लोग हैं पालमपुर के जो खेती करते हैं उनके बीच में। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर इंसान को नहीं मिलती है ज़मीन खेती करने के लिए। किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, और कुछ लोग के पास तो होती ही नहीं है, वो दूसरों के खेतों में एज अ लेबर काम करते हैं। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। गजब, मतलब कि 450 का 1/3 समझते हो, 1/3 हिस्सा 450 का ऐसा है जिन पे जमीन ही नहीं है। 450 का 1/3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, निकालना आता है ना। 450, यहाँ चलो मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है लेकिन फिर भी इतनी नॉर्मल सी चीज़ें तो सबको ही आनी चाहिए। 450 इंटू 1/3 काट दो इसको, कितना हो गया, 150 हो गया। तो ये 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो ज़्यादातर दलित्स हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, तो अब चलो 150 तो ऐसी हो गई जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। अब जो बची कुची फैमिली हैं उनमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं जो 2 हेक्टेयर से भी कम के हैं, है ना, तो कमी है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और इस तरह के जो छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं उनसे इतनी इनकम नहीं जनरेट होती है कि फार्मर्स अच्छी इनकम कर सके। और जब खुद ही के लिए इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं करेगी तो बाहर जाके क्या बेचेगा वो, है ना। तो ये सफिशिएंट नहीं होता है, काफ़ी कम है ये। चलो एक नज़र देखो कि किस प्रकार से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किया जा रहा है। पालमपुर विलेज में गांव जैसे बटे हुए हैं, ये खेत ही तो हैं, तो ये खेतों को बांटा गया है, पर किस प्रकार से इन लोगों ने बांट दिया है खेत को, तो वो हम चलो एक बार देखते हैं। देखो ये वाला खेत कितना बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी ठीक ही है, लेकिन इधर पर आना ज़रा, ये जो साइड में आपको खेत दिख रहे हैं कितने ज़्यादा छोटे छोटे से खेत हैं, है ना, और मैक्सिमम ये छोटे छोटे खेत हैं। और यहाँ कुछ बीच टाइप के खेत हैं, लेकिन ये कुछ खेत ऐसे हैं ये वाले, ये काफ़ी बड़े हैं, तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। कुछ के खेत बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब इतने जो छोटे छोटे वाले ये खेत हैं इनसे नहीं आ पाएगा एडिक्वेट इनकम फार्मर के पास, ठीक है। और जब उसकी इनकम नहीं जनरेट होगी तो वो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए ना तो अच्छी मशीनरी खरीद पाएगा ना कुछ और। हाँ, लेकिन ये बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो खुद के लिए भी करते हैं और बाद में बाहर बेचने के लिए भी कमा पाते हैं, मतलब बेचने के लिए भी प्रोडक्शन कर पाते हैं, बिकॉज इनके पास अच्छा खासा खेत है। चलिए आगे और देखते हैं अब। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land। 1960 की बात कर रही हूँ मैं। एक फार्मर है जिसका नाम गोविंद है
और उस टाइम पे उसके पास 2.25 हेक्टेयर का एक अनइरिगेटेड लैंड है जहाँ पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, बट अपने जो 3 बेटों की मदद से उसने क्या करा कि वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया अपनी ज़मीन पे। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली possessed। अब देखो अनइरिगेटेड लैंड है तो फिर मुसीबत तो आएंगी ना कल्टीवेशन करने में, तो उनकी फैमिली बहुत कंफर्टेबली रह तो नहीं रही थी, बहुत पैसा तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उनके पास एक भैंस थी जिसकी वजह से वो जैसे तैसे अपना गुजारा वगैरह कर रहे थे, खा पी के थोड़ा बहुत जी रहे थे जिंदगी को। Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons। लेकिन क्या देखते हैं हम, जो अक्सर आजकल के घरों में भी होता है, गोविंद की डेथ हो जाती है और उसके जो अब 3 बच्चे हैं वो उस लैंड को डिवाइड कर लेते हैं। अब पहले ही जब जमीन 2.25 हेक्टेयर्स की थी, नाउ each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size। अब जब तुम बांटोगे तो वो और छोटा हो गया। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land। अब क्या हुआ कि ज़माना तो चेंज हो गया। वो गोविंद का ज़माना था जहाँ पर वो ज़मीन अनइरिगेटेड थी और काफ़ी वो लोग मेहनत करते थे 2.25 हेक्टेयर की ज़मीन में, लेकिन अब हो गया ज़माना चेंज, बच्चों ने कर लिया डिवाइड ज़मीन के टुकड़े को और 0.75 हेक्टेयर की ज़मीन तीनों बच्चों को मिल गई। अब उनके पास इरिगेशन की सुविधा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई है, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। They are not able to make living from their land। They have to look for additional work during part of the year। इसी वजह से उनको सीजन के मतलब साल के दूसरे टाइम पे जब उनकी फसल का काम नहीं चल रहा है, खेत का काम नहीं चल रहा, तो वो दूसरा काम करते हैं ताकि वो गुजर बसर करें, क्योंकि खेत से जो इनकम आ रही है वो पर्याप्त नहीं है। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें बहुत छोटे छोटे से जमीन के टुकड़े थे। These are cultivated by the small farmers, जिनको छोटे छोटे फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं। On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या देखा था, बड़े बड़े एरिया वाली जमीन के टुकड़े थे, बड़े बड़े फार्म्स थे। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land। जो पालमपुर गांव है वहाँ पर 60 से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जो कि लार्ज और मिडिल यानी मीडियम फार्मर की रेंज में आती हैं और इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more। और कुछ तो इतने ज़्यादा बड़े फार्मर्स हैं कि उनकी ज़मीन 10 हेक्टेयर और उससे भी ज़्यादा की है। तो देखो कुछ के पास 0.75 हेक्टेयर था, जैसे हम इस केस में देखा, इतना कम भी होता है और किसी के पास इतना ज़्यादा भी होता है कि वो 10 हेक्टेयर से बहुत ज़्यादा है। चलो देख लो, लेट्स डिस्कस। इन द पिक्चर 1.5 कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। Why do so many families of farmers cultivate such small plots of land? तो पहला क्वेश्चन है पिक्चर 1.5। तो पिक्चर 1.5 वही थी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया गया था अलग अलग फैमिलीज का, तो हम इजीली शेड करके बता पाएंगे ना उसको देख के। जहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं वो छोटे छोटे फार्म्स हैं, तो वो स्मॉल फार्मर्स के ही फार्म्स हैं, तो हम आराम से शेड कर लेंगे। सेकंड में बोला है कि ऐसे क्यों होता है कि बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं फार्मर्स की वो बहुत कल्टीवेट करती हैं बहुत छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे। क्यों करती हैं? क्योंकि भाई उनके पास छोटी ज़मीन है, या मान लीजिए किसी के पास ज़मीन बड़ी होगी थोड़ी सी, मतलब मीडियम साइज़ की पहले एरिया होगा, लेकिन फादर की डेथ के बाद 4-5 भाई हैं उनमें बढ़ गया, तो फर्दर डिवीजन हो गया था, जैसे हमने गोविंद के केस में देखा, तो उनकी ज़मीन और ज़्यादा छोटी हो गई। इस तरह के अलग अलग तरह के रीजंस हो सकते हैं अलग अलग इंसान के केस में कि क्यों उनके पास ज़मीन इतनी कम है और कम कल्टीवेशन हो रहा है। नाउ हमें एक फिगर दिया गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया है एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टीवेट
इन द फॉलोइंग ग्राफ, और इसको हमें डिस्कस करना है क्लासरूम में। तो कोई बात नहीं, क्लासरूम हो ना हो, ऑनलाइन क्लासरूम तो है, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी और आप सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको डिस्कस। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम को समझने के लिए हमने कर लिया इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा, पाई चार्ट को, और अब हम समझते हैं। पहले देख लीजिए, जो लाइट कलर है ना, वो स्मॉल फार्मर्स को दिखा रहा है। लाइट कलर से हम क्या समझेंगे, स्मॉल फार्मर्स को समझेंगे, और डार्क कलर्स हैं मीडियम और बड़े फार्मर्स जो हैं। अगर बात आती है कल्टीवेटेड एरिया की, जहाँ पे कल्टीवेशन का काम किया जा रहा है, क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, तो उस केस में देखिए 55.4% जो एरिया है वो किसको बिलोंग करता है, ये डार्क कलर, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं। इट मीन्स ज़्यादा एरिया कल्टीवेट कौन कर रहा है, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा कल्टीवेशन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और इसी वजह से तो ये पैसे वाले और बनते जा रहे हैं। तो समझ गए आप। अब देखिए, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, इनके पास ज़मीन थोड़ी कम है, तो ये सिर्फ 44.6% कर पाते हैं, इनसे कम कर पाते हैं। अगर अब हम बात करें किसकी, नंबर ऑफ फार्मर्स की, किस एरिया में कितने ज़्यादा फार्मर्स हैं, उस तरह से अगर हम बात करें तो देखो ज़रा, ओनली 15% ऐसे फार्मर्स हैं जो या तो मीडियम है या फिर लार्ज फार्मर्स है। मतलब पैसे वाले किसान सिर्फ 15% हैं, और ज़्यादातर हमारे देश में 85%, सॉरी ये जो चार्ट है ये पालमपुर का है, लेकिन पालमपुर जैसी कहानी भी हमारे देश की है, इसलिए मैंने कह दिया ज़्यादा हमारे देश की भी कहानी ऐसी है कि 85% जो हैं वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। तो आप बात समझ गए इस चार्ट में क्या समझाया जा रहा है। लेट्स डिस्कस में आपको फिर से कुछ बोल दिया है इन लोगों ने, क्या, would you agree that the distribution of the cultivated land is unequal in Palampur? Do you find a similar situation for India? Explain. तो देखो, आपको क्या लगता है, जो कल्टीवेट, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जो एक डायग्राम से दिखाया गया था, आई थिंक 1.5 था शायद, चेक कर लेना, तो आपको लगता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जमीन का? मुझे तो नहीं लगता। किसी के पास तो इतना ज़्यादा खेत है, किसी के पास बहुत कम खेत है, तो ये इक्वल तो नहीं है, इट इज़ अनइक्वल, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, देखो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, ये क्वेश्चन लेट्स डिस्कस का है, तो कोई बात नहीं अगर आपकी और मेरी राय वेरी करे। अगर वेरी करती है तो आप ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सोचते हैं इस बारे में। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? क्या आपको लगता है कि जैसी सिचुएशन अभी हमने देखी पालमपुर में, वैसी सिचुएशन रियलिटी में इंडिया में? क्योंकि पालमपुर तो असली जगह नहीं है ना, एक इमेजनरी गांव है। तो हाँ, आई एग्री कि इंडिया में इसी प्रकार की सिचुएशन है। ज़्यादा परसेंट ऑफ जो फार्मर्स हैं वो थोड़े कैसे हैं, मार्जिनल है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है लगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए। काफ़ी गरीब फार्मर्स मौजूद हैं, और जो अमीर फार्मर्स हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। नाउ अब हमारा जो टॉपिक आएगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर, क्योंकि लेबर की बहुत ज़रूरी है, विदाउट लेबर यू कांट डू एनीथिंग। तो अब जो हमारे टॉपिक होगा वो होगा हु विल प्रोवाइड द लेबर, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल नहीं जाओगे। और मुझे पता है वीडियो अच्छी है तो शेयर करो और लाइक भी करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।